हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं कृष्ण सर स्वागत करता हूं आपका कृष्ण स्कूल वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अंग्रेजी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज हम इंग्लिश का पोइट्री सेक्शन की शुरुआत करेंगे। उसके अंदर आज हम इंग्लिश की पहली पोएम डेस्कटॉप सुनो पढ़ेंगे, जो लिखी है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, तो चलिए शुरू करें हम डेस्कटॉप सुनो को पढ़ना। हम पढ़ने वाले क्या क्या है इसके अंदर, तो ध्यान रखेंगे। गेस्ट ऑप्शनों का मीनिंग जानेंगे, कि सारी पंक्तियां हैं उनके क्या मीनिंग्स होते हैं उनको जानेंगे। हम पूरी पोइम की एक्सप्लेनेशन इसमें देखने वाले हैं। थीम हम इसमें पढ़ेंगे, हम समरी पढ़ेंगे, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इसके अलावा एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। जो भी हमारे एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सारी चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक बार आपको इसकी ब्रीफ स्टोरी बता दूं। जस्ट ऑफ सुनो एक सिचुएशन है, इसमें हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, वो डिप्रेस्ड होते हैं और जाकर किसी बर्फीले क्षेत्र में बैठ जाते हैं। और वो बैठते हैं तो एक हेमलॉक का ट्री होता है, जिसके नीचे वो बैठते हैं। तभी वहां पर उड़ता हुआ एक कौवा आता है, और उस पेड़ की टहनियों पर जैसे ही वो बैठता है, तो बर्फ के कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट के ऊपर गिरते हैं। उन कणों के गिरने के कारण ही जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट था, जो अब तक अपनी सैडनेस में खोया हुआ था, अपने डिप्रेस्ड में था, अचानक उसका जो मूड होता है वो चेंज हो जाता है। और वो यूं ही फालतू बैठकर अपने जिस टाइम को खो रहा था, उस समय को बचा लेता है। इसके कारण, गैस्टोफसनो के कारण। इसी वजह से हमारे इस प्यारे से पोइम का जो शीर्षक है, वो रखा गया डस्ट ऑफ स्नो। क्या रखा गया प्यारे विद्यार्थियों? डस्ट ऑफ स्नो रखा गया। चलिए हम शुरू करते हैं अब इसके बारे में जानना। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो। प्यारे विद्यार्थियों, डस्ट ऑफ स्नो लिखा है इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने। किसने लिखा है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने इसको लिखा है। किसको? डस्ट ऑफ स्नो को। अब इनकी पंक्तियों का मतलब हम जानते हैं। द वे एक्रो shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इन लाइंस में हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, वो कहते हैं द वे एक्रो, यानी द वे का मतलब होता है जिस तरीके से, जिस तरीके से, इस तरीके से एक्रो, एक कोवे ने, एक्रो यानी एक कोवे ने शुक डाउन, शुक डाउन का मतलब हिलाकर गिराना। शुक डाउन, शुक डाउन का मतलब क्या होता है? हिलाकर गिराना, हिलाकर गिराना। ऑन मी, मुझ पर। ऑन मी का मतलब क्या होगा? मुझ पर, मुझ पर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि जिस तरीके से कौवे ने मुझ पर हिलाकर गिरा दी है। क्या गिरा दी है? द डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट का मतलब होता है धूल। डस्ट का मतलब क्या होता है? धूल। स्नो का मतलब होता है बर्फ। स्नो का मतलब क्या होता है? बर्फ होता है। द वे क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। फ्रॉम का मतलब से, हेमलॉक ट्री, ये एक ट्री होता है जिसका नाम है हेमलॉक, जो कि एक पॉइजनस ट्री, प्लांट ट्री होता है। ठीक है, तो इन लाइंस के अंदर हमारे जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब, वो कहते हैं कि जिस प्रकार एक कौवे ने, हाँ, हेमलॉक ट्री को हिलाकर मुझ पर बर्फ की धूल गिरा दी है। हेमलॉक ट्री के बारे में फिर जाने आप। क्या होता है? ए पॉइजनस ट्री होता है, यानी जहरीला वृक्ष होता है। जहरीला वृक्ष होता है। ठीक है, और इसके क्या आते हैं? सफेद फूल आते हैं। कैसे फूल आते हैं? सफेद फूल आते हैं इसके। ठीक है, तो ध्यान रखो। प्रस्तुत पंक्तियों में रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि जिस प्रकार एक कौवे ने हेमलॉक ट्री की टहनियों को हिलाकर
मुझ पर बर्फ की धूल गिरा दी है। देखो, आइस में और स्नो में फर्क होता है ना। आइस तो क्या होते हैं, इसके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और ना बर्फ के, और जो टिनिस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो ऐसे धूल के रूप में गिरती है उसको बोलते हैं स्नो। ओके, हाँ, तो दोनों में फर्क होता है ना। तो इन पंक्तियों में क्या कहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि एक कौवा कहीं से आया, वो हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठा और उसने बैठने से उसकी जो पेड़ में जो हलचल होती है उसकी वजह से मेरे ऊपर क्या हो गई है, बर्फ की धूल गिर गई है, ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो गिर गई है। आगे देखो, हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रूड। हैज गिवन माई हार्ट, हैज गिवन यानी हैज गिवन माई हार्ट यानी कर दिया है। हैज गिवन का मतलब होता है कर दिया, किसे, हर्ट यानी हृदय को, हृदय को क्या, ए चेंज ऑफ मूड यानी बदल देना, ए चेंज ऑफ मूड यानी बदल देना, मना स्थिति को बदल देना, मना है स्थिति को बदल देना। एंड सेव्ड सम पार्ट, एंड और सेव्ड यानी बचा लिया, सेव्ड यानी क्या होता है, बचा लिया, क्या बचा लिया, सम पार्ट यानी कुछ भाग, सम पार्ट यानी क्या होता है, कुछ भाग, ठीक है, ऑफ ए डे एक दिन का, एक दिन का, आई हैड र्यूड जिसे मैं पछतावे में गिरा रहा था, र्यूड का मतलब होता है पछतावा, पछतावा, ठीक है, ये मैं पछतावे में गवा रहा था। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब कहते हैं कि जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरती है वह मेरी मन स्थिति को बदल देती है, मेरे हृदय को परिवर्तित कर देती है, वो बदलती है, मेरे मन को बदल दिया उसने, और मेरे दिन का उसने वह हिस्सा बचा लिया जिसे मैं वहां पर बैठकर यूं ही पछतावा में खो रहा था। यानी, ठीक है, तो मतलब कहने का कि जो पोइट थे हमारे वो किसी वजह से डिप्रेस्ड थे और वो जाकर बैठ जाते हैं कहां पर, एक हेमलॉक ट्री के नीचे बैठ जाते हैं। तभी वहां पर एक कौवा उड़ता उड़ता आता है, जैसे ही वह हेमलॉक ट्री की टहनियों पर बैठता है तो हेमलॉक में हलचल होती है और हलचल के कारण डस्ट ऑफ स्नो कहां पर गिर जाती है, पोइट के ऊपर गिर जाती है। तो पोइट अपनी जो थिंकिंग होती है उससे भी, उससे बाहर आता है और अपने घर लौट जाता है, और उसका जो दिन यूं ही बीत रहा था उस दिन को वह अपने दूसरे कामों में लगा देता है। तो इसलिए कवि ने कहा कि इस छोटे से स्मॉल इंसिडेंट ने भी मेरे मन को बदल दिया है। तो यहाँ पर हमारे जो पोइट कहना चाहते हैं कि हमारे जीवन में होने वाले जो स्मॉल इंसिडेंट्स हैं वो भी हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे चले, चलो आगे। अब देखो एक्सप्लेनेशन देखो इसकी। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree। इस प्रकार एक कौवे ने हेमलॉक पौधे को हिलाकर मुझ पर बर्फ की धूल गिरा दी है। ठीक है, इसका मतलब ये है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखें कि हमारे जो पोइट है वो इन पंक्तियों के माध्यम से कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, द पोइट वाज स्टैंडिंग अंडर ए हेमलॉक ट्री। पोइट कहां पर खड़े हुए थे, हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हुए थे। स्टैंडिंग का मतलब खड़े हुए, अंडर यानी नीचे, ए हेमलॉक ट्री, ठीक है। ए क्रॉ सिटिंग ऑन द ट्री शुक इट्स ब्रांचेस। कौवा था वह हेमलॉक ट्री की ब्रांचेस के ऊपर बैठा हुआ था और वो उसकी ब्रांचों को हिलाता है, ठीक है, टहनियों को हिला देता है। एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट का मतलब होता है क्या, परिणाम स्वरूप। क्या होता है एज ए रिजल्ट का मतलब, क्या होता है मेरे साथियों, परिणाम स्वरूप।
ठीक है। सम स्नो फेल ऑन द पोइट, कुछ बर्फ कवि के ऊपर गिरती है। फेल ऑन का मतलब होता है गिरना, ठीक है। फेल का मतलब होता है गिरना, ऑन यानी पर, द पोइट किसके ऊपर गिरती है, पोइट के ऊपर गिरती है। द स्नो वाज लाइट एंड पाउडरी, जो स्नो थी वह काफी लाइट थी यानी हल्की थी, और पाउडरी थी यानी पाउडर की जैसे थी यानी बूरे के रूप में थी। तो द पोइट कॉल्स इट डस्ट ऑफ स्नो, इसीलिए कवि ने इसको क्या कहा, डस्ट ऑफ स्नो कहा है, बर्फ की धूल कहा है। इसको जो बर्फ के टाइनिस्ट पार्टिकल्स फेल ऑन द पोइट, है ना, पोइट के ऊपर जो टाइनिस्ट पार्टिकल्स गिरे थे स्नो के, उनको क्या कहा उन्होंने, डस्ट ऑफ स्नो। क्यों, क्योंकि वो काफी लाइट थे और पाउडरी थे। कैसे थे, लाइट थे और पाउडरी थे काफी। ओके, हाँ। नॉर्मली बोथ द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड सिंबल्स ऑफ सैडनेस, आर कंसिडर्ड, नॉर्मली यानी सामान्यतः, बोथ यानी दोनों, कौन कौन, द क्रो और हेमलॉक यानी कोवा और हेमलॉक का पौधा, आर कंसिडर्ड, कंसिडर्ड का मतलब होता है समझे जाते हैं, कंसिडर्ड का अर्थ क्या होता है, समझे जाते हैं। क्या समझे जाते हैं, सिंबल ऑफ सैडनेस एंड नेगेटिविटी, सिंबल्स यानी प्रतीक, किसके प्रतीक, सैडनेस के और नेगेटिविटी के, यानी निराशा और नकारात्मकता के प्रतीक समझे जाते हैं। कौन, कोवा और हेमलॉक ट्री, क्रो एंड हेमलॉक ट्री। हाउएवर इन दिस पोएम, लेकिन इस कविता में, दे बिकम द सोर्स ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, जॉय एंड हैप्पीनेस। लेकिन जो हमारी पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसके अंदर जो क्रो और हेमलॉक ट्री होते हैं वो सोर्स बन जाते हैं, स्रोत बन जाते हैं, किसका, जॉय का और हैप्पीनेस का, किसका, जॉय का और हैप्पीनेस का बन जाते हैं। ठीक है, हाँ। सेकंड स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन देखो। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued, मेरे मन को बदल दिया और मेरे जो समय, मेरा जो समय था जिसे मैं पछताओं में खो रहा था उसको बचा लिया, मेरे दिन का वह हिस्सा बचा लिया जिसे मैं पछताओं में खो रहा था। ठीक है प्यारे साथियों, अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द सडन, सडन यानी अचानक, सडन यानी क्या होता है, अचानक। फॉल ऑफ स्नो, फॉल ऑफ स्नो यानी बर्फ के गिरने से, चेंज्ड द पोइट्स मूड, अचानक, चेंज्ड यानी हो गया क्या, परिवर्तित, परिवर्तन, क्या परिवर्तन हो गया, मूड यानी स्वभाव या मनस्थिति, स्वभाव या मनस्थिति, इसका, पोइट का, कवि का मूड चेंज हो गया था अचानक, जैसे बर्फ गिरी और कवि का जो हृदय होता है वो क्या हो गया था, हाँ, परिवर्तित हो गया था प्यारे साथियों। ठीक है, बिफोर दिस इंसिडेंट, इस घटना से पहले, ही वॉज फीलिंग अनहैप्पी एंड रिग्रेटिंग हिज डे, इस घटना से यानी बर्फ की धूल गिरने से पहले, ही वाज, ही किसके लिए है, पोइट के लिए, वाज फीलिंग अनहैप्पी, वह काफी दुखी था, वह दुखी महसूस कर रहा था, एंड रिग्रेटिंग हिज डेज, और अपने दिन के लिए पछतावा कर रहा था। यहाँ पर र्यूड का मतलब क्या है, रिग्रेटिंग, र्यूड का मतलब क्या है, रिग्रेटिंग का मतलब था पछतावा। ठीक है, द स्नो रिफ्रेश्ड हिज माइंड एंड मेड हिम फील चीयरफुल, और द स्नो, बर्फ ने रिफ्रेश्ड हिज माइंड, उसके माइंड को तरोताजा कर दिया, किसके माइंड को, पोइट के माइंड को, किसने, स्नो ने। ठीक है, मेड हिम फील चीयरफुल, और उसे काफी प्रसन्न बना दिया। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द पोइट फेल्ट दैट at least part of his day had been saved from being completely wasted, और अंततः पोइट ने महसूस किया कि एटलीस्ट पार्ट यानी कम से कम वह हिस्सा तो बच गया जिसे वह पूरी तरीके से
खत्म कर रहा था पछतावे के अंदर। ठीक है, हाँ। अब देखो समरी देखते हैं हम बेस्ट ऑप्शनों की, समरी देखेंगे बेस्ट ऑप्शनों, बेस्ट ऑप्शनों की हम समरी देखने वाले हैं। ठीक है, फिर ध्यान रखो लिखा किसने इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। लिखा है इसको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इसको लिखा है बेस्ट ऑप्शनों को। ठीक है, समरी में क्या है, बेस्ट ऑप्शनों इज ए शॉर्ट पोएम रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बेस्ट ऑप्शनों क्या है, एक छोटी कविता है जिसको लिखा रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। द पोइट डिस्क्राइब्स ए सिंपल इंसिडेंट इन नेचर दैट चेंज हिज मूड। कवि इसके अंदर प्रकृति में होने वाले एक छोटी घटना का वर्णन करता है जिसने उसके मन को बदल दिया था। ए क्रो सिटिंग ऑन ए हेमलॉक ट्री टैक्स सम स्नो ऑन टू द पोइट। एक क्रो एक हेमलॉक पौधे पर बैठा हुआ था और बर्फ की धूल गिराकर, बर्फ की पेड़ की टहनियों को हिलाकर बर्फ कवि के ऊपर गिरा देता है, पोइट के ऊपर गिरा देता है। द स्नो विच द पोइट कॉल्स डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स ऑन हिम अनएक्सपेक्टेडली। द स्नो, बर्फ जिसे कवि डस्ट ऑफ स्नो कहता है, वह कवि के ऊपर गिरती है जिसे वह अनएक्सपेक्ट कर रहा था, कि उसे उम्मीद नहीं थी। बिफोर दिस इंसिडेंट, इस इंसिडेंट से पहले, द पोइट वाज फीलिंग सैड एंड वाज रिग्रेटिंग हिज डेज। कवि क्या कर रहा था, खुद को दुखी महसूस कर रहा था और अपने दिन के लिए पछतावा कर रहा था। हाउएवर द फॉलिंग स्नो refreshes his mind and changes his mood from sadness to happiness. However, जैसे भी the falling snow refreshes his mind, बर्फ के गिरने से उसका माइंड तरोताजा हो गया, एंड चेंज हिज मूड, उसका मन बदल गया। कहां से बदला, सैडनेस टू हैप्पीनेस। इसको ध्यान रखें, उसका मन कहां से बदला, कैसे बदला, पहले वह सैडनेस फील कर रहा था, उसके बाद में क्या हुई, खुशी हुई, हैप्पीनेस। तो सैडनेस टू हैप्पीनेस, उसका मूड बदला। ही रियलाइज दैट इवन ए स्मॉल इवेंट कैन हैव ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑन लाइफ। और उसने रियलाइज किया, महसूस किया उसने, कि एक छोटे से इवेंट भी क्या कर सकते हैं, हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव ला सकते हैं। ठीक है, the poem highlights the healing power of nature and teaches us that small moments of joy can make a big difference in our lives. The poem highlights the healing power of nature. कवि इस पंक्ति, इन कविता के अंदर जो नेचर में सभी चीजों की पूर्ति करने का जो क्षमता है, उनके बारे में उनको हाईलाइट करता है। यानी हमारे अगर जितनी भी समस्याएं हैं, उन सब का समाधान है नेचर के पास। ये बताना चाहते हैं कौन, पोएम बताना चाहती है, हमारे पोइट साहब बताना चाहते हैं। और साथ में ये सिखाती है हमारी ये पोएम कि स्मॉल मोमेंट्स भी हमारे जीवन में क्या कर सकते हैं, बिग डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। क्या ला सकते हैं, बिग डिफरेंस लेकर आ सकते हैं। देखो सेंट्रल आइडिया देखो, अब देखो हर प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है ना। मान लो 4 नंबर का प्रश्न पूछे तो आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर का पूछे तो ये हो जाएगा। इसके अलावा एक और मैं बताऊंगा आपको जो कि लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में, है ना, जो हाँ एग्जाम ओरिएंटेड होगा। क्या होगा, एग्जाम ओरिएंटेड होगा। ठीक है, हाँ उस हिसाब से है। देखो पहले फुल सेंट्रल आइडिया देखते हैं इसका। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कन्वेज द मैसेज that even a small and seemingly insignificant incident can bring a positive change in our life. The poem Dust of Snow conveys, या conveys यानी देती है, देती मतलब प्रेषित करती है।
ठीक है। द मैसेज, मैसेज आप जानते हो संदेश, क्या संदेश देती है? दैट मतलब कि इवन भी ए स्मॉल एंड सीमिंगली, एक छोटे और सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट, सीमिंगली यानी जो प्रतीत होते हैं, लगते हैं, कैसे लगते हैं? इनसिग्निफिकेंट यानी महत्वहीन। कहा कि हाँ, उन्होंने कहा कि हाँ इंसिडेंट, कैसे इंसिडेंट? स्मॉल और इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट भी यानी महत्वहीन घटनाएं भी हमारे जीवन के अंदर सकारात्मक परिवर्तन ला सकती हैं। ये किसने कहा? हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं ना। और पोइम हमारे ये संदेश देती है। पोइम कौन सी हमारी? डेस्कटॉप सुनो, क्या संदेश देती है? कि स्मॉल और सीमिंगली इनसिग्निफिकेंट इंसिडेंट कैन ब्रिंग ए पॉजिटिव चेंज इन अवर लाइफ। ओके, हाँ आगे देखो। द पोइट्स सैड मूड इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हैप्पीनेस when a crow sacks snow from a hemlock tree onto him. The poet's sad mood is transformed into happiness. जो कवि का जो सैड मूड था वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसके अंदर? हैप्पीनेस के अंदर। किसके अंदर हो गया? हैप्पीनेस के अंदर। जैसे ही, कब होगा? जब एक कौवे ने हेमलॉक पौधे को हिलाकर उसके ऊपर बर्फ की धूल गिरा दी थी। थ्रू दिस सिंपल इवेंट, यानी इस साधारण सी घटना से रॉबर्ट फ्रॉस्ट हाइलाइट्स द हीलिंग पावर ऑफ नेचर। इस साधारण सी घटना के माध्यम से रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वह नेचर की हीलिंग पावर को हाईलाइट करते हैं, यानी बताते हैं। एंड टीचेज अस दैट वी शुड अप्रिसिएट द लिटिल जॉयस ऑफ लाइफ। और कहते हैं और सिखाते हैं हमें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब हमें सिखाते हैं कि हमें अपने जीवन में जो छोटे छोटे खुशियां होती है उनको भी एप्रिसिएट करना चाहिए। एज दे कैन मेक ए बिग डिफरेंस, एज यानी परिणाम स्वरूप, दे कैन मेक ए बिग डिफरेंस, वो क्या ला सकती है? एक बड़ा अंतर ला सकती है हमारे जीवन के अंदर। एंड टर्न ए बैड डे इनटू ए गुड वन, जो कि एक बुरे दिन को भी किसमें बदल देती है? एक अच्छे दिन में बदल देती है। ठीक है। अब देखो, यदि अगर एक सेंटेंस के अंदर सेंट्रल आइडिया बताया जाए, इसके अंदर, हाँ एक सेंटेंस के अंदर क्या बताया जाए? सेंट्रल आइडिया बताया जाए, तो हम ऐसे लिखेंगे, स्मॉल मोमेंट्स ऑफ जॉय एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन change our mood and fill our lives with hope and positivity. Right? Small moments of joy and beauty of nature, क्या कि जॉय यानी आनंद और प्रकृति की सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता के स्मॉल मोमेंट्स, इसके स्मॉल मोमेंट्स यानी छोटी छोटी क्षण, किसकी? खुशियों के और प्रकृति की सुंदरता के। कैन चेंज यानी ला सकते हैं परिवर्तन, ओवर मूड कर सकते हैं, किसको? परिवर्तित कर सकते हैं, ओवर मूड, एंड फील अवर लाइफ्स विथ होप एंड पॉजिटिविटी, और हमारे जीवन को भर सकते हैं, किससे भर सकते हैं? होप से, यानी कि उम्मीद से, उम्मीद से, आशा से, ठीक है। एंड पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता से, किससे भर सकते हैं? सकारात्मकता से भर सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो क्या कहा एक पंक्ति में? हमने पूरी पोएम का जो सेंट्रल आइडिया, उसका जो कंक्लूजन हमने निकाला, वो क्या निकाला? कि छोटे छोटे क्षण जो खुशियों के और प्रकृति की सुंदरता के हैं वो हमारे हृदयों को बदल सकते हैं, हमारे मस्तिष्क को बदल सकते हैं, और हमारे जीवन के अंदर होप और पॉजिटिविटी को भर सकते हैं। ठीक है, आगे चलो। हाँ, अब थीम की बात करते हैं प्यारे साथियों में। पोएम की थीम क्या थी? विषय वस्तु क्या है? हालांकि थीम, मैसेज और सेंट्रल आइडिया तीनों में एक ही बात होती है ना, पर फिर भी जैसे प्रश्न आए वैसे वैसे हम लिख सकते हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम, थीम का मतलब होता है विषय वस्तु, विषय वस्तु, यानी हमारी जो पोएम है वो किसके ऊपर आधारित है?
द मेन थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज द हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर। कहा कि डस्ट ऑफ स्नो की जो मुख्य विषय वस्तु है, मेन थीम है, वो है हीलिंग। हीलिंग यानी भरने की क्षमता, पुनः पूर्ति। हीलिंग का मतलब पुनः पूर्ति। एंड ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ नेचर, इन्होंने कहा है प्रकृति में परिवर्तन लाने की और पुनः पूर्ति की जो क्षमता है, वही क्या है, मेन थीम ऑफ द पोएम। हमारी डस्ट ऑफ स्नो की क्या है, मेन थीम है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट shows how a small incident in nature can change a person's mood and outlook on life। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बताते हैं हाउ ए स्मॉल इंसिडेंट इन नेचर कैन चेंज ए पर्सन्स मूड, कैसे स्मॉल इंसिडेंट, हमारे नेचर में होने वाले स्मॉल इंसिडेंट है, वो भी एक व्यक्ति के मूड को कैसे बदल सकते हैं। एंड आउटलुक ऑन लाइफ, और किस प्रकार हमारे जीवन पर वो प्रभाव डालते हैं। द पोइट्स सैडनेस disappears when a little snow falls on him from a hemlock tree। पोइट है, उनकी सैडनेस डिसअपियर्स यानी गायब हो जाती है, कब, when a little snow falls on him, जब छोटी छोटी बर्फ के कण, धूल पोइट के ऊपर हेमलॉक के पौधे से गिरती है, उस समय पोइट की जो सैडनेस है वो डिसअपियर हो जाती है, और वो सैडनेस की जगह क्या हो जाता है, हैप्पीनेस। The poem also emphasizes that small moments can have a great impact on our lives। The poet also emphasizes, कवि जोर देते हुए कहता है, that small moments can have a great impact on our life। स्मॉल जो मोमेंट्स होते हैं उनके पास भी होते हैं, क्या होते हैं, इम्पैक्ट डालने की क्षमता, उनमें भी एक बड़े प्रभाव डालते हैं, किसके ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, और लाइव्स के ऊपर। ठीक है, इवन समथिंग एज सिंपल एज डस्टिंग ऑफ स्नो, इवन समथिंग एज सिंपल एज डस्टिंग ऑफ स्नो, कह रहा है कि कुछ भी, इवन समथिंग यानी कोई भी वस्तु, एज सिंपल एज डस्टिंग स्नो, जो कि क्या है, बिल्कुल सामान्य है, किसकी, डस्ट ऑफ स्नो के, कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, वो क्या लेकर आ सकती है, हैप्पीनेस ला सकती है, होप ला सकती है, एंड पॉजिटिविटी ला सकती है। ये हमारे पोएम की क्या थी, विषय वस्तु। इन सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसको समझें तो क्या हमारे बताता है कि हमने जो गलतियां की है, उन गलतियों को सुधारने का मौका हमेशा प्रकृति हमें देती है। जो भी कमियां हैं, जो हम चाहते हैं, उन सभी यानी हमारी जो डिजायर्स हैं, हमारी जो विशेष है, उन सब की पूर्ति करने की जो पावर है वो नेचर के पास होती है। ठीक है, और प्रकृति में घटने वाली जो छोटी छोटी घटनाएं हैं वो भी हमारे जीवन के ऊपर एक बड़ा प्रभाव डालती है। और खासकर कि जो हमारे पोइट है वो काफी जोर देते हुए कहते हैं कि हमें कभी भी इन छोटे मोमेंट्स को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके पास भी एक बड़ा प्रभाव होता है जो हमारे जीवन पर पड़ता है। दिखने में भले बर्फ की धूल की तरह सामान्य हो सकते हैं, लेकिन ये भी हैप्पीनेस, होप और पॉजिटिविटी ला सकते हैं। ये विषय वस्तु रही है किसकी, डस्ट ऑफ स्नो की। ठीक है, और अलग अलग अगर हम समझे इस चीज को कि क्या क्या थीम्स है इसकी, नेचर हीलिंग पावर, प्रकृति की जो हीलिंग पावर है, पुनः पूर्ति की जो क्षमता है, वो इसकी थीम है। पॉजिटिव चेंज लेकर आती है ये पोएम, ये इसकी विषय वस्तु है। वैल्यू ऑफ स्मॉल थिंग्स, और ये छोटी छोटी चीजों का वैल्यू हमें बताती है कि उनका हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। ऑप्टिमिज्म एंड होप, और साथ में ये आशा और उम्मीद को भी दर्शाती है। कौन, डस्ट ऑफ स्नो। तो ये इसकी थीम्स है, ये इसकी मेन थीम है। ओके, अगर एग्जाम के अंदर हमारे प्रश्न आए तो हम उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड
आंसर हो है। अगर थीम के आधार पर हम देखते हैं ना, अगर हमसे क्या पूछे, थीम पूछ ले एग्जाम के अंदर, तो हम क्या जवाब दे सकते हैं उसका। द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज दैट, डस्ट ऑफ स्नो कविता की थीम है कि नेचर हैज द पावर ऑफ फील ह्यूमन इमोशंस एंड ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। क्या है कि नेचर के पास मनुष्य की भावनाओं को पूरा करने की और सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमताएं हैं, परिवर्तन लाने की क्षमताएं हैं। द पोएम टीचेज अस दैट, कविता हमें सिखाती है कि इवन स्मॉल एंड अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स कैन टर्न सैडनेस इनटू हैप्पीनेस एंड फील लाइफ विथ होप एंड ऑप्टिमिज्म। कविता में बताती है कि छोटे और अनएक्सपेक्टेड यानी अप्रत्याशित इंसिडेंट्स यानी घटनाएं भी कैन टर्न बदल सकती है, किसको बदल सकती है, सैडनेस को हैप्पीनेस में, और क्या कर सकती है, हमारी लाइफ को भर सकती है। किससे भर सकती है, होप से भर सकती है और ऑप्टिमिज्म से भर सकती है। होप का मतलब क्या होता है, आशा, उम्मीद, ठीक है। ऑप्टिमिज्म इसका मतलब भी होता है आशावादी। या हम कहें इसको कि आगे की सोचने वाला। तो ये सारी ये थीम है रिजल्ट सॉरी एग्जाम ओरिएंटेड, जो हमारे एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। ओके, हाँ आगे चलो। देखो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ देखो, क्वेश्चन ये है, द बर्ड मेंशन इन द पोएम, कविता के अंदर हाँ कौन सा पक्षी मेंशन किया गया है, कौन सा पक्षी, क्या स्पेरो था, नहीं था। क्या ईगल था, नहीं था। क्या पिजन था, नहीं था। तो कौन सा था, क्रो। हाँ, कौन सा बर्ड मेंशन किया गया पोएम के अंदर, क्रो, ठीक है। द स्नो फेल फ्रॉम, स्नो फेल फ्रॉम यानी किससे गिरी है स्नो, क्या ओक ट्री से गिरी थी, नहीं। क्या मैंगो ट्री से गिरी थी, नहीं। क्या नीम ट्री से गिरी थी, नहीं। किससे गिरी थी, हेमलॉक ट्री से गिरी थी, हेमलॉक ट्री से। पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम, कवि का मूड कैसे बदला, क्या हैप्पीनेस टू सैडनेस बदला, नहीं। क्या एंगर टू फियर बदला, नहीं। क्या एक्साइटमेंट टू बोर्डम हुआ, नहीं। कैसे बदला था, सैडनेस टू हैप्पीनेस, कैसे बदला था, सैडनेस टू हैप्पीनेस, ठीक है। आगे देखो, द वर्ड र्यूड मीन, जो वर्ड है र्यूड उसका मतलब क्या होता है, सेलिब्रेटेड होता है, नहीं होता है। इंजॉयड होता है, नहीं होता है। प्रेस्ड होता है, नहीं होता है। क्या होता है, रिग्रेटेड होता है। क्या होता है, रिग्रेटेड होता है, ठीक है। हाँ, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, इस पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या, ये सब एमसीक्यू वाले प्रश्न है ना, जैसे एमसीक्यू वाले मैंने जमा इसको ऐसे लिया है ना। सेंट्रल आइडिया क्या है, देखो, नेचर कैन चेंज और मूड, हाँ ये तो हो सकता है ना, ठीक है। बर्ड्स आर डेंजर्स, नहीं। ट्रीज शुड बी कट डाउन, नहीं। स्नो इज हार्मफुल, नहीं, ठीक है। क्या है सेंट्रल आइडिया, नेचर कैन चेंज ओवर मूड, है ना, इसके बेस पर है ना एमसीक्यू में ये आता है, ठीक है। आगे देखो, ये छोटी प्रश्न है ना, ये एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है, यानी हमें क्या देगा, स्टेंजर देगा और प्रश्न पूछेगा, ऐसे पूछेगा ना। हु इज द पोइट ऑफ डस्ट ऑफ सोनो, डस्ट ऑफ सोनो का पोइट कौन है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। विच वर्ड इज मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट,
कि जो पंक्तियां आई हैं उनमें कौन सा पक्षी का वर्णन किया गया है, क्रो का किया गया है। व्हाट डिड द क्रो शेक डाउन, कवि ने हिलाकर क्या गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, ऑन हुम डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल, बर्फ की धूल किसके ऊपर गिरी, डस्ट ऑफ स्नो किसके ऊपर गिरी थी, ऑन द पोइट, पोइट की जगह रॉबर्ट फ्रोस्ट भी आ सकता है। ठीक है, फ्रॉम विच ट्री डिड द स्नो फॉल, किस पेड़ से डस्ट ऑफ स्नो गिरी थी, फ्रॉम में हेमलॉक ट्री, किससे गिरी थी, हेमलॉक के पौधे से गिरी थी। ठीक है, व्हाट डज द फ्रेज डस्ट ऑफ स्नो रेफर टू, डस्ट ऑफ स्नो किसको रेफर करती है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, किसको रेफर करती है, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो को रेफर करती है। कौन, डस्ट ऑफ स्नो। वेयर वाज द क्रो सिटिंग, ऑन ए हेमलॉक ट्री, कौवा कहां पर बैठा हुआ था, हेमलॉक के पौधे पर। व्हाट सीजन इज सजेस्टेड इन द एक्सट्रैक्ट, ठीक है, हाँ, एक्सट्रैक्ट के अंदर कौन से सीजन को दर्शाया गया है, तो आप बताओगे कौन सा, विंटर सेशन, कौन सा था, विंटर सेशन, सॉरी सीजन, कौन सीजन, विंटर सीजन। ठीक है, नेम द ट्री मेंशन्ड इन द पोएम, कौन से ट्री को मेंशन किया गया है, हेमलॉक ट्री को, इसको, हेमलॉक ट्री को। विच नेचुरल एलिमेंट्स आर मेंशन्ड इन द एक्सट्रैक्ट, प्रकृति के कौन से तत्वों को एक्सट्रैक्ट के अंदर मेंशन किया गया है, वर्णन किया गया है। तो क्या क्या है, क्रो आया है, सुनो आया है और हेमलॉक ट्री आया है। ये सब क्या है, नेचुरल ना, नेचुरल एलिमेंट्स है, यानी प्राकृतिक तत्व है। ओके, हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोइट, कवि के ऊपर बर्फ की धूल कैसे गिरती है। द क्रो शुक इट डाउन फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, कवि ने इसे हिलाकर, ठीक है, हेमलॉक के पौधे को हिलाकर गिराया था। ठीक है, शुक इट डाउन है, डस्ट ऑफ स्नो कैसे गिराया, हेमलॉक के पौधे से हिलाकर। ठीक है, व्हाट चेंज्ड द पोइट्स मूड, किसने कवि के मूड को बदल दिया था, तो द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोइट्स मूड, डस्ट ऑफ स्नो ने पोइट के मूड को परिवर्तित कर दिया था। हुज मूड चेंज्ड इन द पोएम, किसका हृदय, किसका मूड बदला था, पोइट्स मूड चेंज्ड, पोइट का मूड बदला था। ठीक है, व्हाट डज द वर्ड रूड मीन, रूड का मतलब क्या है, रिग्रेटेड, क्या है, रिग्रेटेड, ये हम पढ़ चुके। व्हाट डिड द डस्ट ऑफ स्नो गिव टू द पोइट, डस्ट ऑफ स्नो ने कवि को क्या दिया था, इट गेव हिम ए चेंज ऑफ मूड, क्या दिया था, ए चेंज ऑफ मूड दिया था। ठीक है, हाउ वाज द पोइट फीलिंग बिफोर इंसिडेंट, इंसिडेंट से पहले कवि क्या फील कर रहा था, ही वॉज फीलिंग सैड एंड रिग्रेटफुल, वह दुखी था और पछतावा कर रहा था। व्हाट पार्ट ऑफ द डे वाज सेव्ड, सम पार्ट ऑफ पोइट्स डे वाज सेव्ड, कवि के दिन का कुछ भाग बचाया गया। ठीक है, व्हाट इमोशंस डिड द पोइट एक्सपीरियंस आफ्टर द इंसिडेंट, कौन से इमोशंस को, भावनाओं को कवि ने महसूस किया उस घटना के बाद, हैप्पीनेस और रिलीफ को, इसको, हैप्पीनेस और रिलीफ को, है ना, ध्यान रखेंगे। विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स रिग्रेटेड, विच वर्ड इन द स्टेंजा मीन्स, यानी कह रहा है कि स्टेंजा के अंदर कौन से शब्द का अर्थ क्या रिग्रेटेड होता है, तो ध्यान रखिए किसका होता है, र्यूड का, इसका होता है र्यूड का। व्हाट सेव्ड द पोइट्स डेज, just of saved his days. What is the main idea of the stanza, a small incident can bring positive change in life। ठीक है, देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन देखोगे ना,
प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। व्हाट डज द पोइट से, कवि ने ऐसा क्या कहा कि उसका हृदय बदल गया, उसका मन बदल गया। हाउ हैज द पोइट्स मूड चेंज, और पोइट का मूड कैसे बदला। इन प्रश्न एक है लेकिन 3 बातें पूछी इसने। बर्फ की धूल क्या है, और कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उसका हृदय बदल गया, और किस प्रकार कवि का हृदय बदला। ठीक है, हाँ ये चीज, इन तीनों चीजों के जवाब देने हैं इसके अंदर। देखो, ए डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो दैट फेल फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री ऑन टू द पोइट। उन्होंने कहा कि डस्ट ऑफ स्नो का मतलब फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे बारीक कणों से हैं, जो कि हेमलॉक के पौधे से, कवि के पेड़ से कवि के ऊपर गिरे थे। इन्हीं को कवि ने क्या कहा? डस्ट ऑफ स्नो कहा था। क्या कहा था? डस्ट ऑफ स्नो कहा था। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोइट्स मूड। और डस्ट ऑफ स्नो ने किस पोइट के मूड को बदल दिया था? बिफोर द इंसिडेंट ही वॉज सैड एंड रिग्रेटफुल, आफ्टर द स्नो फेल ऑन हिम ही फेल्ट हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड। ठीक है, इंसिडेंट से पहले वो क्या था? सैड था और रिग्रेटफुल था, और बाद में कैसा हो गया? हैप्पी और रिफ्रेश्ड हो गया था। ठीक है, इस प्रकार उसका हृदय बदल गया था। What are the birds that are usually named in poems? कह रहा है कि कौन से पक्षियों के नाम पोएम के अंदर आते हैं। डू यू थिंक ए क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, एक क्रो, एक कौवा इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम, क्या सामान्यतः कविताओं के अंदर एक कौवे का वर्णन होता है। What images come to your mind when you think of a crow? और जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो तो आपके मस्तिष्क में कौन सी तस्वीर बनती है या कैसी तस्वीरें बनती हैं। ठीक है, पोइट्स यूजुअली मेंशन ब्यूटीफुल बर्ड्स सच एज नाइटिंगेल्स, स्काईलार्क्स, पिकॉक्स एंड स्पैरोज। कह रहा है कि सामान्यतः कविताओं के अंदर सुंदर पक्षियों का वर्णन होता है। सुंदर जो ब्यूटीफुल बर्ड्स होते हैं वो मेंशन किए जाते हैं, जैसे नाइटिंगेल हो गई, स्काई लार्क्स हो गया, पिकॉक हो गया, स्पैरो हो गई। ये पक्षी हैं जो सामान्यतः कविताओं के अंदर आते हैं। ए क्रो इज नॉट ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स बिकॉज इट इज जनरली एसोसिएटेड विथ डार्कनेस, बैड लक एंड नेगेटिविटी। सामान्यतः कविताओं के अंदर एक कौवे का वर्णन नहीं मिलता क्योंकि उसे जोड़ा जाता है किसके साथ? डार्कनेस के साथ, अंधकार के साथ, बैड लक, बदकिस्मती के साथ, एंड नेगेटिविटी, नकारात्मकता के साथ जोड़ा जाता है। किसको? कौवे को। ठीक है, हाँ आगे। अगेन, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। दोबारा, व्हाट इज हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या है? व्हाई डजंट पोइट राइट अबाउट ए मोर ब्यूटीफुल ट्री सच ए मेपल और एन ऑक और ए पाइन। व्हाई डजंट द पोइट राइट अबाउट द मोर ब्यूटीफुल ट्री। कह रहा है कि कवि ने काफी सुंदर, जो अधिक सुंदर पेड़ थे, जैसे मेपल हो गया, ओक हो गया और पाइन हो गए, इन वृक्षों के बारे में क्यों नहीं लिखा। देखो, ए हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस ट्री। हेमलॉक का पौधा, हेमलॉक का पेड़ एक पॉइजनस ट्री है, यानी जहरीला वृक्ष। ऑफन एसोसिएटेड विथ, जिसे जोड़ा जाता है किसके साथ? विथ सैडनेस एंड ग्लूम, उदासी के साथ, निराशा और उदासी के साथ जोड़ा जाता है। किसको? हेमलॉक के
ट्री को। द पोइट चूजेज ए हेमलॉक ट्री इंसिस्टेड ऑफ ए ब्यूटीफुल ट्री टू शो दैट इवन थिंग्स यूजुअली कंसिडर्ड नेगेटिव कैन ब्रिंग हैप्पीनेस एंड पॉजिटिविटी। इसका मतलब ये हुआ कि कवि ने इसके बावजूद, यानी हेमलॉक का जो पौधा है वो जहरीला होता है, इन पॉइजनस होता है, और उसे डार्कनेस और यानी सैडनेस और ग्लूम यानी उदासी के साथ जोड़ा जाता है। इसके बावजूद भी कवि ने हेमलॉक के पौधे को चुना। क्यों चुना? क्योंकि वे मानते हैं, कौन? पोइट मानते हैं कि थिंग्स यूजुअली कंसिडर्ड नेगेटिव, है ना। इन्होंने कहा कि ऐसी चीजें जो कि नेगेटिव मानी जाती है, क्या मानी जाती है? नेगेटिव मानी जाती है, वो भी हमारे जीवन में हैप्पीनेस और पॉजिटिविटी ला सकती। इस वजह से हेमलॉक ट्री का चयन किया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। ठीक है, हाँ। What do the crow and the hemlock tree represent, joy or sorrow? What does the dust of snow that crow shakes off a hemlock tree stand for? What do the crow and the hemlock tree represent, joy or sorrow? What do यानी क्या होता? द क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट, कोवा और हेमलॉक ट्री प्रेजेंट करते किसको? जॉय को और सोरो को, इन दोनों को ही प्रेजेंट करते। प्रश्न है ये, व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो सेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और क्या होता या क्या करते जब डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो सेक्स ऑफ, जिसे किसने गिराया था? कौवे ने गिराया था। कहाँ? सेक्स ऑफ, सॉरी नहीं गिरा था। क्या होता जब कौवे ने हेमलॉक के पौधे से नहीं गिराए होती, अब बर्फ की धूल नहीं गिराए होती। स्टैंड फॉर, इसके पक्ष में लिखना है ना अपने को। देखो, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो, सैडनेस एंड नेगेटिविटी। तो क्रो और हेमलॉक ट्री है वो सोरो को, सैडनेस को और नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रस्तुत करते हैं। द डस्ट ऑफ स्नो सिंबलाइज जॉय, होप एंड पॉजिटिव चेंज इन लाइफ। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वह प्रतीक है किसका? जॉय का, होप का और ए पॉजिटिव चेंज इन लाइफ का, जीवन में सकारात्मक परिवर्तन का। व्हाट डज द पोइट सिंग हैज चेंज्ड हिज मूड? कवि ने ऐसा क्यों कहा कि उसका हृदय बदल गया? हाउ हैज द पोइट्स मूड? ये प्रश्न हम पढ़ चुके हैं ना, फिर भी कर लेते हैं एक बार। द डस्ट ऑफ स्नो फॉलिंग ऑन द पोइट चेंज्ड हिज मूड। बर्फ की धूल गिरने से कवि का हृदय बदल गया था। ही वॉज फीलिंग सैड एंड रिग्रेटफुल। बर्फ की धूल गिरने से पहले वह फील कर रहा था किसको? सैड को और रिग्रेटफुल, रिग्रेट को, है ना। वह दुखी था और पछतावा कर रहा था। बिफोर द इंसिडेंट, घटना से पहले। बट आफ्टरवर्ड, लेकिन इसके बाद ही बिकेम, वह हो गया, क्या हो गया? हैप्पी एंड चीयरफुल, खुश और प्रसन्न हो गया। एक प्रश्न और लास्ट का। हाउ डज फ्रॉस्ट ब्रिंग टुगेदर इन द कॉन्ट्रास्टिंग इमेज ऑफ द crow and hemlock tree with the positive effect of the dust of snow on the poet? How does frost bring together the contrasting image? कह रहा कि कैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट साथ साथ कॉन्ट्रास्टिंग इमेज लेकर आता है। कॉन्ट्रास्टिंग इमेज, ठीक है, कौवे की और हेमलॉक पौधे की, विद द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो ऑन द पोइट। कवि के ऊपर जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है किसका? डस्ट ऑफ स्नो का। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब है वो क्या लेकर आते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट
दो इमेज लेकर आते हैं जो कि क्या है, कॉन्ट्रास्ट करती है, एक दूसरे का विरोध करती है। पहली तस्वीर है क्रो की और हेमलॉक के पौधे की, और दूसरी जो तस्वीर है वो है डेस्टोप्सनो। ठीक है, जो दोनों ही प्रभाव डालती किसके ऊपर, पोइट के ऊपर। किसके ऊपर डालती है, पोइट के ऊपर डालती है। फ्रॉस्ट यूजेज द क्रो एंड हेमलॉक ट्री। फ्रॉस्ट यूज करता है किसका, क्रो का और हेमलॉक ट्री का। विच आर सिंबल्स, जो कि सिंबल्स है, प्रतीक है किसका, सैडनेस का, टू क्रिएट ए पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है, क्यों यूज करता है, टू क्रिएट ए पॉजिटिव इफेक्ट, सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, इसका यूज करता है। द स्नो फॉलिंग फ्रॉम डैम चेंज द पोएट्स मूड एंड सेव हिज डेज। और वहां से, कहां से, कोवे से और हेमलॉक के पौधे से क्या गिरती है, बर्फ की धूल गिरती है, और कवि का जो मूड होता है, पोइट का जो मूड होता है वो चेंज होता है, और उसका जो दिन होता है वो बच जाता है। दिस शोज दैट इवन नेगेटिव थिंग्स कैन समटाइम्स ब्रिंग हैप्पीनेस। और ये चीजें बताती हैं कि नेगेटिव थिंग्स भी, नकारात्मक वस्तुएं भी कभी कभी हैप्पीनेस लेकर आती है। ठीक है, तो मेरे साथियों, इसी के साथ हमारी ये जो पहली छोटी सी और प्यारी सी लेकिन महत्वपूर्ण पोएम थी डस्ट ऑफ स्नो, इसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, वो समाप्त होती है। परीक्षा में संभावित प्रश्न हमने देखे, कि एक्सप्लेनेशन हमने देखी, समरी देखी, थीम देखी, सेंट्रल आइडिया देखा हमने इसका, जो कुछ भी एक एग्जाम में पूछा जाता है वो सारी चीजें हमने देखी। अगर आपको एक क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना, और जुड़े रहो। अगली क्लास के लिए हमारे पास सारा कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा।